बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ अहम केसेस पर बात करेंगे और उन केसेस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और क्या होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। हम आज बात करेंगे नंदीपुर केस की। 11 मार्च 2019 को एहतसाब अदालत ने बाबर अवान और राजा परवेज़ अशरफ पर फर्द जुर्म आयद किया। आज 19 मार्च को बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो गया। आज अदालत में क्या कुछ हुआ, अदालत के कुछ डेकोरम पर भी हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल रही। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इस केस में फर्दर होने क्या जा रहा है, जो गवाहान जो साबिक वज़रा भी रहे उस दौर में, और अब जब वो पेश होंगे तो उसके बाद सिचुएशन क्या हो जाएगी इस केस की, इस पर हम आज बात करेंगे। तो उसके बाद हम पैरागॉन केस की भी बात करेंगे, जहाँ आज ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पेश होना था एहतसाब अदालत के सामने, और ख्वाजा साद रफ़ीक तो पेश ना हुए, अलबत्ता ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है वो पेश हुए और इसके बाद मज़ीद तौसी कर दी गई है। 15 रोज़ मज़ीद जुडिशल ट्रायल के हवाले से उनको कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मरीम औरंगज़ेब ने कुछ सवालात उठाए हैं, जहाँ उन्होंने ये कहा है कि मालम जब्बार हेलीकॉप्टर EOBI केस, उस पर नैब की इंक्वायरियाँ कहाँ तक पहुँची है, इस पर भी बात करेंगे और इस केस के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त हुई है उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे अलीम खान साहब की, जो कि कल एहतसाब अदालत ने जुडिशल रिमांड में उनके मज़ीद तौसी कर दी थी और आज ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट वो पेश हुए और उन्होंने बताया, अपना मौक़िफ़ दिया कि किस तरह से हर तरह का ताउन किया जा रहा है उनकी तरफ से, और ज़मानत पर रिहाई के हवाले से आज उनकी ये दरख्वास्त थी। इन तीनों केसेस पर हम बात करेंगे, क्या प्रेसिडेंट जो है वो सेट होने जा रहा है और क्या कुछ होगा इन केसेस के हवाले से। सबसे आखिर में हम बात करेंगे, एक ज़माने में टेरर की अलामत रहे जिनकी एक कॉल पर पूरा कराची बंद हो जाता था। जी हाँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात करेंगे। इस हवाले से पहले भी काम होता रहा कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए किसी भी तरह, लेकिन अब वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए बरतानवी हुकूमत को अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ एक डोज़ियर भेजा है, उनकी हवालगी का मुतालबा किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के ज़रिए, या जिस तरह भी क्या कुछ पेशरफ्त होगी इस पर ख़ास स्टोरी है रेहान हाशमी के पास, हमारे ब्यूरो चीफ है, उनसे हम जानेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में। मेरे साथ जो मेहमान हैं आपको बताएं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उमर चीमा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और राव खालिद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राव खालिद साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं और आज पहले जैसे हम एक एक करके ज़रा केसेस की बात अगर कर लें, नंदीपुर की अगर हम बात करते हैं, इस केस में आज अदालत के अंदर का जो माहौल था वो भी आज सारा दिन बहुत मौज़ूए बहस रहा कि किस तरह की गुफ्तगू हुई कि कभी तो चिंगम चबाने पर भी अदालत की तरफ से अच्छी खासी क्लास हो जाती थी, और कहाँ आज अदालत के अंदर जिस तरह के जुमलों का तबादला हुआ और जिस तरह से बाबर अवान साहब के जो मुंशी हैं उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की, उसके बावजूद कोई इस तरह का डिसिप्लिनरी मैटर जो है वो नहीं उठाया गया। कुछ इस पर कमेंट करेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि एक जो मुल्ज़िम हैं वो पेश होते हैं और फिर वो अदालत के ऑफिसर भी हैं, वकील भी हैं, उनको अदालत के डेकोरम का जितना एहतराम होना चाहिए मेरा ख्याल है किसी और को नहीं होना चाहिए। क्योंकि बार और बेंच जो है ना, उनके मिल के चलने से ही इज़्ज़त और वक़ार बनता है और इंसाफ का जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। अगर उनकी तरफ से इस किस्म की बात की जाती, जज साहब ने अगर नोटिस नहीं भी लिया था तो बाबर अवान साहब को चाहिए था अपने मुंशी को शटअप कॉल देते और अदालत से माज़रत करते कि ये इसने गलत बात की है। दूसरा एक और उसमें आप देखें, जो हम फ़र्क एक बुनियादी तौर पे कहते हैं, जब केस नैब जब अच्छी तरह से नहीं लड़ सकता, कितने वीक हैं उनके वो प्रोसिक्यूटर कह ले, एक बिल्कुल वो उन्होंने मस्किनों जैसी सूरत हाल थी वहाँ पे, उनकी एक मासूम सा आदमी था और दूसरी तरफ तगड़े वकील का मुंशी इतना तगड़ा था कि वो उसको अदालत से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इनको रोके। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक जो लीगल प्रोसेस है, अदालत का एहतराम जितना वकला को करना चाहिए। बाबर अवान साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है, सारी चीज़ों का पता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हर जगह पे वो जाते हैं। अच्छा राव खालिद साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि क्या फ्यूचर देखिए, जो दो गवाहान अभी पेश होने हैं खास तौर पे, आपको बताइए, मैं बात करी ख्वाजा आसिफ की और नवीद कमर साहब की, तो कितना एक इफेक्ट करेगा वो इस केस के ऊपर, और आने वाला वक्त इस केस के हवाले से क्या दिखाई क्या दे रहा है आपको? देखिए, इसमें है बुनियादी तौर पे जो इशू है वो है ताख़ीर की वजह से उसकी जो कास्ट एस्केलेशन उसमें हुई है, वो एक बुनियादी इशू है। और उसमें जो ज़िम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में जब नवीद कमर साहब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे और बाबर अवान साहब लॉ मिनिस्टर थे, कुछ अरसे के लिए रहे,
पता नहीं उससे पहले भी मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं, लेकिन उस दौर में ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बार बार एतराज़ आ रहा था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि ये हमें जो एक क्लियरेंस हमें चाहिए लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से वो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो टर्बाइंस का इशू था वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, कुछ और उसमें लीगल प्रॉब्लम से जो दूर नहीं हो पा रहे थे। तो वो उस बुनियाद पे वो इल्ज़ाम लगाया गया है। और उस वक्त ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता था क्योंकि बड़ी इनकी आपस में लड़ाई थी शहबाज शरीफ साहब की और फेडरल गवर्नमेंट की कि ये पैसे मांगते हैं इसलिए फ़ाइल दबा के बैठे हुए हैं, ये फ़ाइल पे साइन नहीं करते। ये बुनियादी तौर पे उसमें जो इशू बाबर अवान साहब के हवाले से, बाबर अवान साहब ने अगर आपको याद हो इससे बरीयत की दरख्वास्त दी थी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता था इस किस्म का काम मुझे फिर उन्होंने वो विदड्रॉ की। फ़र्द जुर्म आयद होने से 2 दिन पहले उन्होंने वो विदड्रॉ कर ली। उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि हम अब फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। अब वो उस अपनी प्ली से जैसे पीछे हटे हैं, उससे महसूस होता है कि उनको भी थोड़ा सा एहसास हुआ है कि मुझे इस पूरे ट्रायल को फेस करना चाहिए और अपने आप को क्लीन और क्लियर कराना चाहिए यहाँ से। ये ना हो कि वो इनिशियली कोई रिलीफ मिल जाए और उसके बाद पता चले कि बाद में इन्वॉल्व हो गए हैं। वो मेरा ख्याल है उस सीन में रहना चाहते हैं, उस केस के सीन में, ताकि वो खुद वहाँ पे सारे केस में मौजूद रहें और उस केस को आर्गू कर सके। ख्वाजा आसिफ साहब और नवीद कमर साहब इस वक्त अपोजिशन में है बाबर अवान साहब की, तो आप देख सकती हैं कि अगर वो अपोजिशन में है तो वो किस किस्म का रोल उसमें प्ले कर सकते हैं, कितने अहम गवाह वो साबित हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टैंड सबको मालूम है, वो ओपनली वो इस केस को लेके गए थे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट में जहाँ से ऑर्डर हुआ था नंदीपुर की इन्वेस्टिगेशन का और सारा वो रेफरेंस पे उसके बाद फाइल हुआ। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो बिल्कुल स्टैंड आउट करेंगे गवाह के तौर पे इस पूरे केस में। और नवीद कमर साहब का एज वाटर एंड पावर मिनिस्टर उस वक्त क्या रोल था वो अपनी वजाहत देंगे। राना अफजल साहब, ठीक है राना अफजल साहब, जिस पर भी इस वक्त केसेस चल रहे हैं, चाहे हम अलीम खान साहब की बात करें, चाहे हम ख्वाजा साद रफ़ीक की बात करें, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बात करें, सुनने को यही आता है कि जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बाबर अवान साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाए तो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चाहे PTI है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पकड़ इस वक्त हर जगह नज़र आ रही है। तो फिर सियासी इंतकाम जो है वो कहाँ पर है? देखिए, मैं समझता हूँ आपकी बात में काफ़ी हकीकत है कि जब पॉलिटिशियंस के ऊपर होता है तो जब ये केसेस बनते हैं उससे पहले ऑपोजिशन की जो पार्टीज होती हैं एक दूसरे की मुखालफत में ये स्टेटमेंट्स देती हैं। नैब की ओरिजिनल एक्टिविटी जो है वो कम नज़र आती है। ये सारे केसेस जो होते हैं वो, अब जैसे बाबर अवान का केस है, ये पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर फाइट करती रही कि वो फाइल दबा के बैठे हैं। जिस वक्त दबाई हुई थी फाइल उस वक्त भी लोग एतराज़ करते थे कि ये फाइल दबाई हुई है, लेकिन वो दबा के रखे हुए थे, वो हुकूमत में थे और ये हर बंदा जानता है कि वो रिश्वत लेने के चक्कर में थे कि उनको पैसे मिलें और अमाउंट का भी जिक्र लोग करते थे। तो ये चीज़ें जब वो ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, नैब जैसा इदारा उनको टेकअप कर लेता है, तो फिर उसमें जो पॉलिटिकल एंगल है वो जाहिर है वो डिस्कशन में आता है। और ये तो एक हकीकत है और ये होता है, हर जगह होगा। अलीम खान साहब के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ज़मानत पर रिहाई की जो दरख्वास्त दायर की है इस वक्त। उमर चीमा साहब, PTI में भी अब हम देख रहे हैं कि अब जैसा लोग बात करते थे कि जी एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब सिर्फ एक तरफा हो रहा है। फिर जब अलीम खान साहब को नैब ने गिरफ्तार किया तो फिर आपकी पार्टी के अंदर से ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई जी बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि अलीम खान साहब ने फेस किया इन सारी चीज़ों को। ये भी कह रहे हैं कि जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर तरह के सवालात का जवाब भी दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। फिर उन्होंने अब ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की है वो अपनी जगह एक मौजूद है, लेकिन बहुत से और लोग भी अब शिकंजे में आते दिखाई दे रहे हैं। अलीम खान साहब उन्होंने छोड़ा पार्टी को, फिर बाबर अवान साहब, अब क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है? शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये कि जो आप अभी बात करी थी इंतकामी कार्रवाई की, यकीनन माजी के अंदर ये होता रहा है और राना साहब ख़ुद इस चीज़ के गवाह होंगे कि इनकी जमात और बाकी पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस भी बनाते रहे और कार्रवाइयाँ भी होती रहीं। और मौजूदा हुकूमत ने, आपको याद होगा, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पहले ख़िताब में ये बड़ी चीज़ वाज़ह की थी कि हमारे दौर के अंदर किसी तौर में भी जो है किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी या इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जो मैं समझता हूँ कि
बजाय इसके कि हम जो केसेस जो कोर्ट्स में चल रहे हैं उसके ऊपर हम कोई तबसरा करें। राव साहब ने भी बड़ी और राना साहब ने जो गुफ्तगू की इसमें दो बड़े अहम चीज़ें सामने आई। एक तो नैब का इदारा जब बना था, अगर आपको याद हो, शुरू में ये बड़ा इसमें प्रोफेशनल्स थे, इसके अंदर मतलब इसकी जो रिकवरीज थी वो रिकॉर्ड रिकवरीज थी पहले 4-5 साल। उसके बाद जो NRO मुखमुका का दौर शुरू हुआ, उसके बाद ये इदारा जो है ये बिल्कुल एक कॉम्प्रोमाइज़ और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक रिडंडेंट सा इदारा बन के रह गया। सिर्फ एक इंतकामी कार्रवाई, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए या प्रेशर डालने के लिए या नई सियासी जमातें बनाने के लिए तो ज़रूर इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इसके ज़रिए कोई मौसर एहतसाब नहीं हुआ। और दूसरा जो बात अभी राना साहब ने भी अभी ये जो बात नंदीपुर वाले केस के अंदर जैसा बाबर रहमान साहब के हवाले से बात हो रही थी कि जी उन्होंने फ़ाइल दबा दी और उन पर इल्ज़ाम है कि जी वो रिश्वत लेना चाह रहे थे, तो ये भी एक बड़ा अहम चीज़ है कि ये नैब लॉस के अंदर ये भी डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है कि इंटेंसिटी क्या होगी। जिस तरह बाहर कि अगर ममालिक में अगर जो जिस तरह चाइना के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से जो है केसेस डील किए जाते हैं कि एक अरबों जिसने चोरी की हैं उसके केस में और एक मुर्गी चोर के अंदर और एक शख्स जिसके एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई जो उसने कोई ऐसा कोई डिसीजन उसमें डिले किया है या गलत डिसीजन ले लिया है, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत ये है कि ऑपोजिशन भी अपने तजर्बे से जो है सबक सीखे, और अगर ये भी समझते हैं इनके पास 10 साल इनके पास मौका रहा कि ये कवानीन में बेहतरी ला सकते थे, और तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि नैब, FIR, FBR ये इदारे जो हैं इनको मजबूत किया जाए ताकि इंडिपेंडेंटली एहतसाब करें। और आपने देखा ये पहली हुकूमत है कि जिसके अपने सिटिंग मिनिस्टर्स हैं उनको नैब ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कोई वावेला नहीं किया कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो फेस कर रहे हैं बाकायदा जो जिस तरीके से होना चाहिए जायज़ मतलब कॉपरेट कर रहे हैं, जो उनसे सवालात हो रहे हैं उन सवालों का जवाब दे रहे हैं, सबूत फराहम कर रहे हैं। और जो भी शख्स ज़ाहिर है उसकी पर अगर इंक्वायरी चल रही है तो उसको कानून के तहत जो उसके हकूक़ हैं, जो लीगल उसके राइट्स हैं उसके मुताबिक वो प्रोसीड करे। वो ज़मानत के लिए ये राना साहब के अपने लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर जब नैब ने केस किया उसके बाद उनकी ज़मानत उनकी भी हुई है। ये नहीं है कि ये कह सकते कि इंतकामी कार्रवाई इनके दौर के अंदर तो ये होता था कि ये इनके लीडर्स फ़ोन उठा के हाई कोर्ट के जजेस को डिक्टेट करवाया करते थे। अच्छा, इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो बैलेंसिंग एक्ट भी नहीं है उमर चीमा साहब, वो जो आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आई थी जब अलीम खान साहब का मामला सामने आया था, जब उनकी गिरफ्तारी डाली थी नैब ने। कुछ अगर किसी चंद अगर किसी इंडिविजुअल्स की राय हो सकती है, लेकिन आपने देखा बतौर एक जमात हमने बिल्कुल इसके ऊपर कोई वावेला नहीं किया, बल्कि हमारे मिनिस्टर ने तो इस्तीफा दिया। वो सिंध का स्पीकर जो है वो देखा आपने, वो अरेस्ट हुआ, वो आज तक वो वावेला मतलब शोर मचा रहे, बजाय इसके कि वो जो जमहूरियत के चैंपियन हैं वो ये कहें कि जनाब आगा सिराज दरानी साहब जो है उनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, राव खालिद साहब, ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से गिरफ्तारियां डल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा मैंने अभी पहले कहा कि शोर मचाती रही, पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद हमने PTI में देखा, चाहे वो अलीमा खान हो जिनको के जिनका मामला जिस तरह से भी रहा, और ये अलीम खान साहब का जो मामला है जिस तरह से, तो उससे अब आपको क्या लग रहा है कि PTI के अंदर भी अब इस तरह की छांटियाँ होंगी, इस तरह की सफाइयाँ होंगी, क्योंकि दूसरी पार्टी से लोग जो इस पार्टी में आए तो वो अपने साथ एक बैगेज भी लेकर आए, तो फिर अगर सफाइयां शुरू हो गई तो फिर PTI के अंदर क्या होगा आने वाले वक्त में? देखिए, PTI का अपना माटो है ये, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, जो चोर है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी सूरत उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई NRO नहीं होगा। मेरा ख्याल है उनको इसके ऊपर स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी मसला है हमारे यहाँ। करप्शन इतनी कह ले कि ग्रास रूट्स लेवल तक सरायत कर गई है कि पूरे निज़ाम को उसने ना स्टैंड स्टिल कर दिया, पूरा निज़ाम कंप्रोमाइज़ हुआ है उसकी वजह से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर पूरे ज़ोर शोर से जितना हो सकता है कोशिश की जाए, उसमें कोई भी भले उसमें आता है उसकी जद में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो बार बार जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो ये कि हमें इस पूरे प्रोसेस को क्रेडिबल बनाने की ज़रूरत है। उसके लॉ अमेंड करके आप करते हैं, नैब की रिफॉर्म्स करके करते हैं, लॉ अगर अमेंड नहीं करते, या नैब में ऐसे लोग ला के करते हैं जो उसको कर सके। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट उमर चीमा साहब ने की, जो जुरिस्डिक्शन है नैब की, FBR की या FIA की, वो ओवरलैप कर रही है, उसकी वजह से बड़े मसाइल आ रहे हैं। अब जब पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात आती है और उसके एसेट बियॉन्ड मींस की बात आती है,
तो वो एक और उसकी जुरिस्डिक्शन है नैब की, और उसको अगर करती है। टैक्स अवेजन की बात आती है तो एफबीआर को इफेक्टिवली उस पर करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग की अगर बात है तो उसमें ऑब्वियसली एफआईए का मैंडेट है पूरा, उसके ऊपर उसने पूरा काम किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि क्रेडिबिलिटी ना होने की वजह से इदारों की, तो आपको अल्टीमेटली नैब निस्बतन कह ले कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। वह एफबीआर भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में, एफआईए भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है। नैब भले जैसा भी रहा है लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे रिकग्नाइज होता है। ये मैं एग्री करता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस कभी भी बहुत आइडियल नहीं रही या बहुत अच्छी नहीं रही, उसकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत अच्छी नहीं है उस तरह से। लेकिन हमें इसको करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है, उसको क्रेडिबल बनाना है और इसको अक्रॉस द बोर्ड लेके जाना है। उसके बगैर ये मसले हल नहीं होंगे। ये इल्ज़ाम तराशी चलती रहेगी, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे और इसी तरह से लोग शायद बच के भी निकलते रहें इसी सियासत पॉलिटिकल प्रेशर्स डाल के। तो इसलिए जो क्रेडिबिलिटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इदारों की, और ख़ास तौर पे नैब जैसे इदारे की। और जितना वो इंडिपेंडेंट जितना उसको करेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, उसका वो भी इशू एक है। बाकी उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। प्रमोटीज़ है मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसमें, वो बहुत ज़्यादा उनका कह ले एक्सपीरियंस नहीं है, और ये शायद इतने बड़े लेवल पे भी उनको पहली दफ़ा काम करने का मौका मिल रहा है, और शायद इतनी इंडिपेंडेंस के साथ पहली दफ़ा काम करने का मौका मिल रहा है, इसलिए वो संभाल नहीं पा रहे सारे बोझ को। चलिए ठीक है, सही है। इस पे भी अभी बहुत सी वो हो सकती है, चूँकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, क्योंकि नैब की कैपेसिटी और नैब के ऊपर जो इस वक्त बोझ है और अदालतों की तरफ से जो उनको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस आजकल हो रहे हैं कि उसमें परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी इफेक्ट हो जाती है। हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो राना अफजल साहब आपकी तरफ भी मैंने आना है, और अलीम खान केस के हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल पर हम बात करेंगे। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 15 दिन की तौसी हो गई है। इस केस में मजीद क्या होने जा रहा है, सियासत में कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियाँ हैं जो आने वाले वक्त में मुतवक्के हैं, इन सब पर भी गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है नाज़रीन जी। राना अफजल साहब, ब्रेक से पहले हम अलीम खान साहब की बात कर रहे थे, उनके केस की बात कर रहे थे, और हमने देखा कि उनके भी जुडिशल रिमांड में 15 दिन की तौसी हो गई। हमने वहाँ भी देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनके भी जुडिशल रिमांड में तौसी हो गई। तो पे पैरेलली मामला चल रहे हैं ना, और अलीम खान जो बड़े करीबी स्टॉलवर्ड्स में से भी हैं इमरान खान साहब के, ATM मशीन भी आप लोग उनको कहते रहे, तो वो तो इतने पेशेंस के साथ अपने तमाम मामला को क्लियर करवाने की तरफ जिस तरह भी जा रहे हैं, और PTI की तरफ से तो उस तरह शोर नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस तरह के पेशेंस का अगर मुजाहिरा करे? मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उन्होंने आज भी काफ़ी बातें की, उन्होंने याद दिलाया PTI को कि उनके खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं, तो मामला तो दोनों तरफ चल रहे हैं ना। देखिए, याद दिलाना तो अच्छी बात है, और हमने भी कोई शोर नहीं किया। केसेस सब लोग फेस कर रहे हैं। अलीम खान साहब का बड़ा सीरियस मैटर है। मैं जब गवर्नमेंट में था तो हमारी EOBI जो गरीब मुलाजमों की पेंशन की इदारा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। इन्होंने लाहौर के बाहर खेतों में कोई प्लॉट काट के 2.5 अरब या 2.4 अरब रुपए के EOBI को बेच दिए। जब 5-6 साल के बाद उसकी हाई कोर्ट ने इंक्वायरी कराई तो उसकी उस वक्त 5-6 साल के बाद जो वैल्यू थी वो 1 या सवा अरब थी। यानी कि उन्होंने 1.25 अरब रुपए का टीका एक ऐसे इदारे को जो गरीबों को पेंशन देता है, और वो केस की फाइल मैंने खुद पढ़ी हुई है सारी, लेकिन हम उस पर एक्शन कुछ नहीं ले सके क्योंकि 5-6 साल जब हमारी हुकूमत रही इनका हाई कोर्ट का स्टे चलता रहा, और इन्होंने ये किया हुआ था। अब नैब के पास मामला है। आज आप देखें कि जहांगीर तरीन जो एक साबित शुदा क्रिमिनल हैं, वो आज हमारी कैबिनेट को भाषण दे रहे थे ज़राअत के ऊपर। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ, अपने जो घर के क्रिमिनल हैं उनके साथ रवैया और है, और दूसरों के ऊपर तनकीद करने का रवैया और है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये फिर एक नफरतों में इजाफा करते हैं और फिर बहस छिड़ जाती है। आज की जो बहस है वो ये नहीं है कि किसके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है। आज की बहस ये है कि इस हुकूमत ने 7 महीने में किया क्या है, और अगले आने वाले वक्त में इस हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। तो असल बहस तो ये है। लेकिन हम उलझे हुए हैं माजी के अंदर। हमें इन इदारों को काम कर लेने देना चाहिए। ये इदारे काम करें, लेकिन ये सिलेक्टिव। जब अलीम खान की गिरफ्तारी हुई, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हमने भी उस पर एहतजाज किया। हम नैब को एक डिसेंट और एक सीरियस
और एक कॉम्पिटेंट इदारा देखना चाहते हैं। लेकिन इस इदारे को तो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, पार्टीज तोड़ने के लिए, अब मुशर्रफ की ये बाकियात में ये इदारा है, उसकी इस्लाहात नहीं हो सकी। अब मैं समझता हूं कि शायद उससे पहले एहतसाब कमीशन आप ही का बनाया हुआ था और उसके बाद आप लोगों के पास टाइम भी था। ये तो बात होती रहती है हर प्रोग्राम में कि आपके पास इतना वक्त था, लेकिन उस वक्त तो कोई तस्वीर नहीं की गई। उमर चीमा साहब, हर बंदा जो हुकूमत में होता है ना, वो ये सोचता है, हर बंदा जो हुकूमत में होता है वो ये सोचता है कि मेरे पे बुरा वक्त नहीं आएगा। आज पीटीआई की ये सोच है, कल हमारी ये सोच थी। अच्छा, ठीक है, चलिए ये इसका जवाब भी उमर चीमा साहब से ले लेते हैं, क्योंकि कुछ तैयारियां की जा रही थी। फरूक नसीम साहब कुछ बात कर रहे थे, कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि सबके साथ मिल बैठेंगे और कुछ कवानीन में जो तरामीम करनी है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। उमर चीमा साहब, वो बात भी कहाँ तक पहुंची, वो जवाब दीजिएगा। और जो राना अफजल साहब कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बाबर अवान साहब, अलीम खान साहब, जब उनके हवाले से रेफरेंसेस दायर हुए तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मुस्ताफ़ी हो गए अपने ओहदों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वो जो बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब का वहाँ पर बैठना, प्रिजाइड करना या गुफ्तगू करना, इस पर एतराज़ात है ऑपोजिशन को, क्या जवाब है इसका आपके पास? देखें, जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जब फैसला आया तो जो उनके पास ओहदा था पार्टी का बतौर सेक्रेटरी जनरल, वो दायरा उनको रिप्लेस किया गया। उनकी जगह अरशद दाद साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। अब उनकी एक प्रोफेशनल एक एक्सपर्टीज़ है ज़राअत के हवाले से, तो अगर किसी इशू पे आके उन्होंने उस पर अपना एक नॉलेज एक्सपीरियंस अगर शेयर किया तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म का कोई एतराज़ करना चाहिए। बहरहाल एतराज़ तो इस चीज़ पे होना चाहिए कि क्योंकि हैरानगी भी होती है कि टीवी के किस तरह से ये सवाल वो कर रहे हैं हमसे 6 महीनों का, जिन्होंने 40 साल के अंदर इस मुल्क को जो है तबाही के इस दहाने पे लाके छोड़ा है, जिन्होंने 10 साल के अंदर 6,000 अरब से 30,000 अरब के कर्ज़ों का जो पहाड़ यहाँ पे छोड़ गए, वो किस तरह से बैठ के ये बजाय इसके कि कौम से माफ़ी मांगें कि जनाब हमारे से जो हमारी पॉलिसीज़ नहीं उन्हीं की आज जो कह रहे हैं कि जी नैब को डिसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो भाई मेरे उसी नैब जैसे इदारे का तबाही तो आप लोगों ने की 10 साल के अंदर। आप लोगों ने आपस में जो नूरा कुश्ती और मुकमुका का जो दौर गुजरा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है वो नैब जैसे इदारों की हुई है, क्योंकि आपने आपस में किस तरह से आसिफ अली जरदारी को फोटोकॉपीज दे के जो है वो वीक प्रोसिक्यूशन के जरिए उनको क्लीन चिट्स दिलवाते रहे, किस तरह से खुर्शीद शाह के केसेस इन्होंने क्लियर किए। अब एटलीस्ट इनको ये क्रेडिट तो देना चाहिए। हालांकि हम तो उनको भी कहते रहे जब ये बात करते थे कि अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई आप समझते हैं कि हमारी पार्टी के किसी लीडर ने कोई गलत काम किया है तो आप बिल्कुल उसके खिलाफ करें, इनिशिएट करें इंक्वायरी। और आपने देखा कि आप भी करते रहे ना, जब नैब ने केपी का रुख किया तब भी तनकीद आई अंदर से आपके, और अगर हमारे भी किसी बात की, जब इमरान खान साहब के हवाले से नैब ने बात की, चले ये बात अपनी जगह है। जरा ये हम आ जाते हैं पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की तरफ भी। और अभी राव खालिद साहब जो जी बोलिएगा उमर चीमा साहब। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि बतौर एक पार्टी, बतौर हुकूमत, हमारी पॉलिसी यही है कि बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए, वो चाहे हमारी जमात में हो या किसी भी जमात में हो। अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो उसका कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखें उसमें किसी किस्म की कोई रखनादाजी नहीं की जा रही। इस वक्त जो हम देख रहे हैं पैरागॉन केस की अगर हम बात करते हैं, और फिर जब बात होती थी, जब से ये पैरागॉन मंत्रा खुला है तो हमने देखा कि वो जो बात होती थी ना कि पटवारी और पटवारियों का कब्जा है सियासत पर, और जो सियासी लोग हैं उनका कितना एक वो लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया, तो वो सब बातें तो अब हमें बहुत नज़र आ रही हैं सामने। मतलब यही लोग हैं वो, तो फिर क्या सच और झूठ में फ़र्क क्या? देखिए मसला यही आ रहा है बुनियादी तौर पे। कोई बंदा, हर बंदे का अपना अपना सच है, कोई बंदा सही बात बताने को तैयार नहीं है, सही बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये कह देना कि हमने कुछ नहीं किया ये काफ़ी नहीं है। अगर आपके खिलाफ केस है, आप कहते हैं आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके पास अपना पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। मुझसे पूछें आप कि जी आपने ये, आपके पास ये कहाँ से है, ये कहाँ से है। मैं आपको जब से मैंने जॉब शुरू की है उस वक्त से लेके आज तक मैं आपको एक एक कागज़ निकाल के दे दूंगा कि ये यहाँ से है, ये यहाँ से है, यहाँ से है, इतनी सैलरी मेरी थी और इतना टैक्स मैं देता रहा और कब से मैं टैक्स दे रहा हूँ और क्या, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। सही। लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि जी मैंने कुछ नहीं किया, तो इस बुनियाद पे आप कहें कि जी आप तो बिल्कुल बेगुनाह हो गए। मसला यहाँ पे आ रहा है,
जो लीडरशिप है, जो कौम की क़यादत के दावेदार हैं, उनको तो लोगों को आके पब्लिक में अपना केस लेके आना चाहिए कि ये देखें जी, ये कागज हमारे, ये हमारी ये फैक्ट्री। अच्छा, खालिद साहब, ये जो पैरागॉन केस है, जरा इसकी तरफ भी आ जाते हैं। अभी जैसे हमने बाकी 2 केसेस पे बात की, जो पैरागॉन केस है, और इसमें जिस तरह से बात की जा रही है कि ये जिस तरह से एक सोसाइटी थी और उसके बाद इसका नाम जो तब्दील हुआ, फिर इसकी जो झेली कंपनी थी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग, उनके जो मालिक है शाहिद शफीक, उनके ऊपर भी जब इल्ज़ाम लगा तो उसकी वजह से भी हुकूमत को 100 करोड़ का नुकसान हुआ। तो फिर ये जो ज़मीनें ली गई और जिस तरह से इसकी तशहीर की गई और आवाम को इसमें कहा गया कि बेवकूफ़ बनाया गया, आवाम से पैसे हथियाए गए, फिर जो सारा मामला है जिस तरह से भी है, तो इसमें अब मामलात जो है वो आपको किधर जाते दिखाई दे रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक के लिए आने वाला वक्त जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। केस कितना एक स्ट्रॉन्ग है? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास कोई कागज होता तो वो अब तक दिखा चुके होते ना। ये नहीं है, इसलिए ये ऑब्वियसली उनको भुगतना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ हुई है, जहाँ जहाँ पे हुई है, जिन जिन लोगों का माल खाया गया, जिन जिन लोगों का नुकसान किया गया, कौमी नुकसान जो उसमें हुआ है, वो तो आपको बताना पड़ेगा, उसका हिसाब भी आपको देना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ा रोना है। सियासी इशू क्यों बनता है ये इसलिए बनता है कि जब जवाब आपके पास कोई नहीं होता तो आप अल्टीमेटली क्या करते हैं, आप कहते हैं जी ये तो खुद बड़े चोर हैं, इनका तो फलां बंदा भी चोर था, तो ये तो कोई जवाब नहीं है। आप ये बताएं कि आप चोर नहीं हैं और उसको साबित करें कि आप चोर नहीं हैं, तो वो मसला यही पे फंसा पड़ा है। उनके पास कोई चीज़ होती, कोई कागज़ दिखाने को होता तो वो कब के बता चुके होते हमें। उनके तो ज़्यादातर तो बॉन्ड्स की उनकी किस्से सुनने में आते थे कि बॉन्ड निकल आता था उनका, लेकिन ये उससे भी बड़ा काम हो गया। अब ये पैरागॉन में जिस किस्म की चीज़ें खुल रही हैं, निकल के आ रही हैं। कैसर अमीन भट्ट वाली कहानी भी हम टेलीविजन पे सुनते रहे, जिन दिनों ये मामला बहुत उठा था और बड़ी हाइप बनी हुई थी इस केस की। अब उनका बतौर गवाह पेश होना, उनको तो जमानत पे रिहाई भी मिल गई, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग गवाह है वो इस केस में। जी, उसी की मैं बात कर रहा था कि वो उनके अपने एक बंदे आ गए उसमें, वो सारा अब कच्चा चट्टा बताएंगे। जैसे सागदार साहब ने एक दफ़ा बताया था, बाद में वो मुकर गए उससे और फिर भाग के बाहर बैठ गए जाके, तो इस तरह करके। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब आप एक कौमी क़यादत के दावेदार हैं, आप अवामी नुमाइंदगी के दावेदार हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से, आपसे और दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा है। आपने लोगों के बेहतरी के लिए काम करना है, लोगों के आगे लेके जाना है, तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में उनके लिए बेहतरी करनी है। जब आप अपने बारे में ही बेहतरी नहीं कर रहे, आप अपने खुद ख़राबी का बायस बन रहे हैं, तो आप मेरे लिए क्या बेहतरी लाएंगे? तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अकाउंटेबल इन्हीं को होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए। ये किसी सियासी दबाव की वजह से, किसी सियासी तमाशे की वजह से इस चीज़ को खत्म नहीं हो जाना चाहिए। अगर एक के बाद एक इस तरह से केसेस खुलते गए तो फिर शायद ही कोई मेन कैबिनेट का हिस्सा बंदा बचेगा, क्योंकि ये मामलात तो बहुत सारों के साथ जुड़े हुए हैं ना। तो फिर क्या होगा? क्या फिर ये तो जब ये असेंबली आई थी उस वक्त से इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये किस्से आम हैं कि जब ये असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी तो शायद आधी असेंबली तब्दील हो चुकी हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि इतने लोग करप्ट निकल आए या जो वाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व निकल आए, जिन्होंने अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया या असासे बनाए अपने ज़राए आमदन से बढ़ के। लेकिन ये बात तो बहुत गर्म है यहाँ पे, और बहुत बहुत सारे केसेस हैं, एक के बाद एक निकलता चला आ रहा है, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा। इसलिए ऑब्वियसली केस बनेंगे, चलेंगे भी, लेकिन आगे प्रोसेस का फिर इशू है, वही कैपेसिटी का इशू आ जाता है। प्रोसेस किस तरह चलता है, अदालतें किस तरह से उसको डिसाइड करती है उन केसेस को, और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। केसेस तो बहुत है, उसमें यकीनन बहुत सारे लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द कार्ड्स है। ठीक है। राना अफजल साहब, ये जब आज भी जुडिशल रिमांड में जब 15 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई, तो मैंने आगाज़ में जैसा कहा था कि मरियम औरंगज़ेब जो है उनका बयान आ जाता है और फिर वो तमाम रेफरेंसेस जो बनने चाहिए या जिनके ऊपर फर्दर काम होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए नैब की, उनको वो याद दिलाना शुरू कर देते हैं। जैसा EOBI की हम बात करते हैं, मालम जब्बार रिजॉर्ट के हम केस की बात करते हैं, तो आप नहीं समझते कि ये मुनासिब तरीका नहीं है? हमने जैसे पहले भी बात की कि ये रिएक्शन बजाय इसके ये बताया जाए कि ये सब हो क्यों रहा है, ये पटवारी सिस्टम, ये सब कुछ, ये क्यों है हमारी सियासत का हिस्सा? ये इसलिए है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपने मरियम का नाम लिया, मरियम औरंगजेब का, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब आप देखें कि पनामा लीक्स के अंदर 400 लोगों के नाम आए थे और कितना वावेला हुआ, नवाज शरीफ के ऊपर एक केस बना। अब ये कह रहे हैं कि जी अब अगर आप मुझे मेरे ऊपर इल्जाम लगे कि फैसलाबाद का घंटाघर मेरा है और मैं कहूं कि जी मेरा नहीं है,
तो फिर ये आप कहें कि जी सबूत तो देते नहीं है, यही कहते हैं मेरा नहीं है। अगर मेरे बेटे ने खरीद लिया या मेरे भाई ने खरीद लिया है तो मेरे पास कौन से सबूत होंगे कि मैं घंटाघर का मालिक हूं? आप जितनी दफा मर्जी पूछेंगे मैं यही कहूंगा कि मेरे पास नहीं है। तो फिर उस सूरत में नैब को सबूत लेके आना चाहिए कि जब मैं कहता हूं कि ये चीज मेरी नहीं है, एवन फील्ड अपार्टमेंट मैंने नहीं खरीदे, तो फिर अगर आपके पास सबूत है तो आप ले आए। तो ये जो डिस्कशन है ये चलती रहेगी। हमारे जो करंट इश्यूज हैं वो बड़े संगीन हैं। यहां तक कि फैसलाबाद की आज के अखबारों में आप देख लें कि 16 कॉलेजेस के प्रिंसिपल नहीं लग रहे इनसे 7 महीनों के अंदर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक वक्त था कि कराची की सियासत जो है वो अंडरवर्ल्ड के डेथ स्क्वाड की सियासत थी, क्राइम बेस्ड सियासत थी, वहशत की दहशत की सियासत थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2016 में एक तकरीर होती है और उसके बाद एक पाबंदी लगती है, जिसके बाद MQM 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार कोशिश की जाती है जो बानी है MQM के, उनको यहाँ वापस लाने की पाकिस्तान, इस हवाले से एक और कोशिश जो है वो सामने आई है। और शदीद है कि जल्द जो बानी MQM है उनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा और जो ट्रायल्स हैं जो यहाँ पर होने चाहिए वो शायद हो पाएंगे, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए बरतानी हुकूमत को अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ डोज़िया भेज दिया है। और इस डोज़िया में पाकिस्तान ने बरतानी हुकूमत को बानी MQM जो है उनके पाकिस्तान में इंतशार, कत्ल गारत के सबूत भी दिए हैं। अब पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। हमारे साथ एडिटर साउथ रेहान हाशमी मौजूद हैं और आसिफ हसनैन रहनुमा पाकिस्तान सरजमीन पार्टी हमारे साथ, पाक सरजमीन पार्टी हमारे साथ मौजूद है। रेहान, पहले तो ज़रा बताइएगा कि ये जो डोज़ियर भेजा गया है और मामलात जो है वो क्या आप तेज़ी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? कोई वापसी का, हवालगी का कोई मामला सामने आने वाला है? देखिए मेरी जो कराची में अमन अमान की सूरत हाल है, जिस तरह रेंजर्स, पुलिस ने और कानून नाफिज करने इदारों ने अपनी जानें देकर कराची में अमन कायम किया है, उसके बाद से इसमें काफ़ी हद तक पहले जो डोज़ियर गया था 8 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था ये डोज़ियर, और जो बानी MQM के बारे में बाकायदा लिखा गया था वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए रेंजर्स और पुलिस की जानिब से, जिसमें अब तक की जो उनकी हरकतें थी कराची में, बत्ताखोरी से लेकर टारगेट किलिंग से लेकर उनके बैनुल-अक़वामी जो हमारे दुश्मन मुल्क के जो उनके राब्ते थे एजेंसियों से, उसके हवाले तमाम रिकॉर्ड ऑन पेपर, उनके खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हुए कराची में, कौन कौन से मुकदमा थे, जलाओ घिराव के थे, तमाम तफसीलात दी गई थी। उसके नतीजे में हमारे ज़राए का कहना था कि जब डोज़ियर भेजा गया था तकरीबन नवंबर के माह 2018 में, तो एक टीम भी आई थी बरतानिया से, होम सिक्योरिटी की जो टीम थी वो आई, उन्होंने बाकायदा वो मीटिंग भी की थी वज़ारत दाखिला में। उसके बाद से जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उसके बाद में मज़ीद तेज़ी आ गई है। अभी जो कराची में वाक़यात हुए, रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा जो उनके कहने पर कराची में जो बानी है दहशतगर्दी की वाक़यात कर रहा था। इसमें MQM के जो मिलाद थे उस पर हमला किया, PSP के जो कारकुन हैं उनको फायरिंग करके जाँबाग किया। तमाम वाक़यात के बारे में दोबारा एक तफसीलात भेजी गई हैं। पुलिस और रेंजर्स ने भरपूर रिपोर्ट बनाई है, उसमें वज़ारत दाखिला के थ्रू वज़ारत ख़ारजा और फिर भेजेगी। हमारे ज़राए का ये कहना है कि बहुत जल्द वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा कोशिश कर रही है कि बानी के जल्द से जल्द रेड वारंट जारी किए जाएँ, ताकि उन्हें पाकिस्तान लाने के जो मज़ीद स्टेप होंगे उस रेड वारंट के बाद वो किए जाएंगे। क्योंकि हम एक ट्रीटी है, हम मुजरिमाना जो तबादला होता है 2 मुल्कों के दरमियान, वो लंदन के साथ अभी हमारे ज़राए का कहना है कि वो उस हद तक है कि आपको मुलज़िम मिल सकता है कि बहुत ही हीनियस क्राइम है इनके, तो इतने हीनियस क्राइम है कि इसकी एक बड़ी फहरिस्त। जब ये मामलात आगे बढ़े थे तो स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा था कि नाकाफी शवाहिद है, तो अब आपकी मालूमात के मुताबिक शवाहिद क्या इतने हमारी तरफ से दिए गए हैं? ये जो डोज़ियर भी भेजा गया है, क्या शवाहिद इस कदर काफ़ी है कि अब वो हवालगी के मामलात जो हैं वो हो जाएंगे, तय कुछ पा जाएंगे? देखिए मेरी 8 वॉल्यूम पर मुश्तमिल ये चीज़ें भेजी गई हैं शवाहिद के साथ, तो अंदाज़ा लगा लें कितनी भरपूर मेहनत की है रेंजर्स और पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने,
कि वो जो ग्राउंड पे चीज़ें थी, जिनके मुकदमात थे, जो विक्टिम थे, जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे कराची में, जो टारगेट किलिंग की जाती थी, जो भत्ता लिया जाता, उस तमाम जो सानिया बल्दिया का जो फैक्ट्री का वाक़या था उसकी तक तफसीलात दी गई हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि भरपूर कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है PTI की हुकूमत ने, और कभी इम्कान है कि आइंदा चंद रोज़ काफ़ी अहम है जिसमें रेड वारंट के जारी किया जा सकता है। तमाम शवाहिद दिए गए जो हालिया वाक़यात हुए, जो पूरा सलीम बेल्जियम का जो ग्रोह पकड़ा गया है, आज एक और नई मख्तर नामी दहशतगर्द पकड़ा गया, तो अंदाज़ा लगाएंगे पूरा ग्रोह काम कर रहा था कराची में उसको अमन अमान ख़राब करने के लिए। लेकिन खराज तहसीन पेश करना चाहिए रेंजर्स को, जिसने एक भरपूर कार्रवाई करते हुए ये जो ग्रोह था इसको पकड़ा, बाकायदा इसको बेनकाब किया, वो कॉल ट्रेस हुई। अब जो कराची के शहरी हैं, जो इनके साथ जो नौजवान नस्ल है वो इनके मिल के काम करती है, वो शायद अभी भी इस खुशफहमी में है कि अगर वो पकड़े जाते हैं उनको सपोर्ट की जाएगी। कोई सपोर्ट नहीं की जाती, कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि दहशतगर्दी की जो वाक़यात रोनमा हुए थे उसमें जो उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया वो सब पकड़े जा चुके हैं। 11 रुकनी गिरोह था जो पकड़ा गया, कराची में दहशतगर्दी की वारदात कर रहा था। अब कराची में वो नहीं है महरीन, कराची में कोई वारदात करे और ना पकड़ा जाए, अब फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स, पुलिस। ठीक है। अच्छा आसिफ हुसैन साहब, अगर हम पहले की बात करते हैं तब कराची का एनवायरनमेंट, हालात और वाक़यात कुछ और तरह के थे, तब इस मामले पर आवाज़ उठाना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कराची की, उसमें अगर ये मामला जो हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कराची को सामने रखते हुए और आज के हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए कोई इम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं? देखें जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि माजी के जो वाक़यात थे उसके बाद एक एलिमेंट आज भी ऐसा ज़रूर मौजूद है कि जो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और आपने देखा होगा, हम भी कहते चले आ रहे हैं कि जी जिस तरह से MQM पाकिस्तान यहाँ पर पॉलिटिकल वर्क कर रही है, लेकिन उनके तमाम जलसों में, तमाम प्रोग्रामों में अल्ताफ हुसैन के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग उसको इंडोर्स कर रहे होते हैं। हम भी बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि देखें, आपको किसी एक तरफ जाना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को क्लियर जो है वो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, उस वक्त तक चीजें बेहतरी की तरफ नहीं हो सकती। और इसी तरह से ये मामला होते रहेंगे। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा कि वो मुस्तकिल हर वाक़े के बाद न सिर्फ उसको ट्रेस करते हैं, जिस तरह भी बता रहे हैं, हमें आसिफ हुसैन भी बता रहे हैं, और जोर तो टूट गया है। जो एक वो वाला मामला थे जो मैंने पहले कहा कि पहले के जो मामला थे वो अब नहीं है, तो फिर ऐसे हालात में आपको क्या लग रहा है कि इसके क्या असरात होंगे अगर कोई इस तरह का मामला उठता है? तो कोई यहाँ पे कोई अफरा तफरी थोड़ी बहुत भी किसी भी लेवल पे दिखाई देगी? महरीन, जोर आपने कहा टूट गया नहीं बल्कि खत्म हो चुका है। अच्छा। अगर हमने इस दौर में भी नहीं, आसिफ हुसैन तो कह रहे हैं ना अभी भी उनके जलसों में नारे उन्हीं के नाम के लगाए जाते हैं। देखिए बात ये कि नारे लगाना और प्रैक्टिकली काम करना, वो दौर भी इनको पता है, हमें भी पता है, हम रिपोर्टिंग करते रहे कि अगर एक टिकर ना चले तो इतनी धमकियां दी जाती कि पहले हमारा टिकर चलाया जाए। वो तमाम चीज़ें सब 6-6 घंटे लाइव होता था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जो एक कोशिश की थी आखिरी जो ग्रोह बना था सलीम बेल्जियम वाला, वो रेंजर्स ने जिस तरह कार्रवाई की है भरपूर तरीके से, वो महरीन ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है कि किसको मिठाई का डिब्बा देना है, किसको क्या करना है, किसको सबोताज करना है कराची में। लेकिन आज कराची के अवाम काफ़ी खुश हैं। PSL आपने देखा, तिल धरने की जगह नहीं थी, लोग टिकट लेके इंतजार कर रहे थे कि शायद स्टेडियम में घुस सकें। तो वो रौनकें हमने जो कई सालों से कराची में नहीं थी, गुज़िश्ता 6 साल से माशाल्लाह कराची ऐसा रोशनी का शहर दोबारा लौट आया है कि देख के दिल खुश होता है। जहाँ कराची में 11 बजे के बाद लोग सड़कों से नहीं निकलते थे, जो अंदरूनी मुल्क से लोग पाकिस्तानी कराची पहुँचते थे, वो अपने प्यारों की कोशिश करते थे कि 10 बजे के बाद उनसे मुस्तकिल रब्ता करते थे कि जब खबरें चलती थी कि फारिग हो गई। अब काफ़ी लोग खुश हैं, कराची में गैर मुल्की भी आ रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कराची अब पुरअमन शहर से ज्यादा कहा जाए कि अगर रोशनी का शहर दोबारा कि जिस तरह हमने अभी आगाज में कहा कि पहले जो सिचुएशन थी, पाकिस्तान ने जब पहले उनको वापस लाने की कोशिश की तो उस वक्त जो कहा गया, जिस तरह से मामला जो हैं वो वहाँ पर रुक गए, ना काफ़ी शवाहिद है, ये सब कुछ कहा गया। लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन पाकिस्तान की है क्या इस हवाले से? और हवालगी के हवाले से जो लॉज है वो ज़्यादा डिफाइंड है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की अगर बात की जाती है या दीगर कवानीन जो हैं वो क्या ज़्यादा बेहतर हो गए हैं कि इस वक्त आसार ज़्यादा है हवालगी के हवाले से?
देखिए, जैसे मैंने कहा कि नई हुकूमत ज़्यादा इमरान खान की हुकूमत के बाद इसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डोजियर भेजा गया, वहाँ से टीम आई, उसने डॉक्यूमेंटेशन देखी, एविडेंस देखी, उसके बाद सबसे देखिए कवानीन बेहतर हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े सख्त कवानीन आ गए। लेकिन सबसे मेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानूनी तरीका जो इंटरनेशनल तरीका है, पहले रेड वारंट जारी किया जाता है मुलजिम के बारे में, उसकी तमाम शवाहिद दिए जाते हैं। रेड वारंट जारी होने के बाद इस पे मजीद आगे कार्रवाई की जाती है। चलिए ठीक है रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू कर रहे थे इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।